हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक। अब हिस्ट्री जब हम कहते हैं तो भारतीय विद्या की मैं विद्यार्थी होने के नाते मैं इतिहास का शब्द का प्रयोग करूंगी कि भारतीय संगीत का ऐतिहासिक विकास। अब ये इतिहास क्या है? सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि इतिहास क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। तो उसका अर्थ आप समझेंगे डिक्शनरी में कि सिलसिलावार घटनाओं का क्रम, उसको एकत्रित करना जो है वो इतिहास कहलाता है। और इसके इतिहास के पिता भी कौन कहलाते हैं? हेरोडोटस, जो कि रोमन राजनेता जिन्होंने सिसरो से इतिहास के पिता का खिताब जीता था। तो ये इतिहास की जो परंपरा है, हिस्ट्री की परंपरा है, बहुत प्राचीन नहीं है। लेकिन जब हम अपने इतिहास की बात करते हैं, जब भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो इसको हिस्ट्री ना कह करके इतिहास कहा जाता है। अब इतिहास शब्द को समझेंगे। इतिहास, इति मतलब ऐसा, ह ये निपात है, वैदिक प्रयोग में आता है। तो इतिहास, आस में अस धातु है। अस का मतलब है टू बिकम, टू कम इन टू बींग। तो अस धातु में जब लिट लकार लगता है तो ये पास्ट टेंस का सूचक हो जाता है। तो अब ये शब्द बनेगा इतिहास, मतलब कि ये ऐसा हुआ था। इतिहास, ये ऐसा हुआ था। तो अब कैसा हुआ था? अब दो तरीके हैं इतिहास के आकलन के भी, इतिहास के संकलन के भी। एक तो इतिहास होता है जहां पर हम विगत काल की घटनाओं को सिलसिलेवार ईस्वी सन सहित उसको हम क्या करते हैं? संकलित करते हैं कि इस ईस्वी काल में फला राजा हुए, इस ईस्वी काल में फला राजा हुए, इस तरह से। तो इस तरह का संकलन करना जो है, एक तो इतिहास है कि घटनाओं का सिलसिलेवार क्रमानुसार संकलन करना। और दूसरा इतिहास का मतलब क्या है कि उन घटनाओं के समय में धारणाएं कैसी थी, मान्यताएं कैसी थी, उन मान्यताओं का अध्ययन करना। तो ये दो चीजें हैं। एक तो घटनाओं की तिथियों को याद करना क्रमवार, किसी भी घटना को, और दूसरा उन घटनाओं के अंतर्गत होने वाली मानसिक प्रवृत्तियां, सामाजिक धारणाएं, धार्मिक धारणाएं और नैतिक धारणाएं या कलात्मक धारणाएं। तो किस तरह की धारणाएं, किस तरह का चिंतन विकसित था, ये क्रमशः इसका अध्ययन करना, ये इतिहास का एक दूसरा पक्ष है। तो घटनाओं का क्रम करना, ये इतिहास के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, उनका मुख्य रूप से विषय है। लेकिन उन घटनाओं के काल में क्या विकास हुआ, चेतना कैसी थी, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो राजनीतिक, चाहे वो धार्मिक, चाहे वो सांस्कृतिक, चाहे वो नैतिक मूल्यों पर आधारित, समाज में सहबंधुत्व की भावना को विकास करने वाली। तो किस तरह के परिवार समाज में रह करके हम विकसित हुए हैं, राजाओं के प्रश्रय में, सन्यासियों के प्रश्रय में, ऋषियों के प्रश्रय में, आचार्यों के निर्देशन में। ये इस तरह का एक अध्ययन जो है, ये हमारा धारणात्मक इतिहास कहलाता है। जब हम कला में इतिहास की बात करते हैं या संगीत में इतिहास की बात करते हैं, तो यहाँ दोनों तरह के तथ्य सामने आते हैं। और इन तथ्यों को जानने के लिए तरीका क्या है? अब इतिहास का अर्थ तो जान गए, लेकिन उस इतिहास को जानने के लिए हमारे पास उपकरण क्या है, हमारे पास अपरेटस कैसा है, किस उपकरण से हम उसको नापेंगे कि ये इतिहास ऐसे हुआ था या ये घटना इस काल में हुई थी, किसने डेटा कलेक्ट किया है। अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं, अति प्राचीन, अति सुदूर काल की सभ्यता की,
तो कोई सभ्यता इतनी प्राचीन हमें दिखाई नहीं देती जितनी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। और कहीं अगर कोई सभ्यता हुई भी हो, चाहे यूनान कहो, मिस्र कहो, रोम कहो, कुछ सभ्यताएं अगर हुई भी हैं, लेकिन उनका कोई भी ऐसा प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो प्रमाण क्या क्या होते हैं? प्रमाण होता है कि उस स्थान का, उस काल का कोई साहित्य होना, जो मुख्य रूप से प्रमाण। कैसे हम इतिहास जाने? मुख्य रूप से क्या है? उसका कोई इतिहास का ग्रंथ होना। इतिहास का ग्रंथ अगर किसी ने सिलसिलेवार लिखा है तो, नहीं तो उस समय जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से लिखे हों, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से लिखे हों, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से लिखे हों, किसी भी दृष्टि से, चाहे वो कविता की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से लिखे हों, तो किसी भी दृष्टि से लिखा गया कोई भी प्रमाण जो है वो ऐतिहासिक आंकलन करने के लिए सहायक होता है। और उसके बाद दूसरा क्या है? कोई कला के नमूने जो स्थायित्व प्रदान कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं स्थापत्य। कोई मॉन्यूमेंट्स हमारे पास अगर हो, या कोई भवन पुराने हो, तो हम जान जाते हैं कि इस तरह के भवन की टेक्निक इस काल की थी, तो ये सभ्यता इस काल की है, ऐसे जाना जाता है। अगर जैसे हम आज लाल किला को देखते हैं तो वो मुगलों के तरीके का है, कोई मंदिर देखते हैं तो ये उससे भी प्राचीन है। तो इस तरह से कोई गुरुद्वारा देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है ये परवर्ती काल की, मध्यकालीन युग की ही रचना हो सकती है। तो इस तरह से स्थापत्य का एक अपना रोल होता है। फिर राजाओं ने जो अपने शिलालेख कभी लिखवाए हों, कभी कोई शिलालेख अगर किसी राजा ने लिखवाया है, जैसे अशोक राजा ने लिखवाए थे शिलालेख, सांची के स्तूप हैं, वो हमारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, इतिहास की गवाही देते हैं। तो इस तरह अगर किसी ने शिलालेख लिखवाए हों तो उसमें काल निर्धारण से हम इतिहास की एक मंजिल को तय कर पाते हैं या इतिहास के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। फिर और हमारे पास क्या है साधन जानने के लिए? और साधन है कॉइन्स। कोई सिक्के किसी काल में प्रचलित रहे हों, कभी चमड़े के सिक्के थे, कभी सोने के सिक्के थे, कभी चांदी के सिक्के थे जिनको निष्क कहा जाता था। और आज करेंसी क्या है? कभी कागज की करेंसी हो गई। तो इस तरह जो सिक्के हैं या कॉइन्स हैं वो भी अपने आप में ऐतिहासिक तथ्यों को इकट्ठा करने में या ऐतिहासिक तथ्यों का आकलन करने के लिए हमें सहायक होते हैं। इसके अलावा कुछ तो पुस्तकें छप जाती हैं, कुछ पुस्तकें छपती नहीं हैं, उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, हस्तलिखित ग्रंथ। तो किन्हीं हस्तलिखित ग्रंथ हैं संग्रहालयों में, वो भी हमें ऐतिहासिक जानकारी देने के लिए उपलब्ध होते हैं। इसी के साथ कोई चित्र, चाहे वो भित्ति चित्र हो, चाहे वो किसी कैनवास पे उतारा गया चित्र हो, चाहे वो किसी रंगोली के शेप में जमीन पे बनाया गया, भूमि पे चित्र बनाया गया, भूमि रंग जिसको कहते हैं, वो अगर चित्र है तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है जानने का, ऐतिहासिक आंकलन का। फिर एक और बात है कि कुछ चित्र भी हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं, कुछ हमारे भवन और कुछ परंपराएं जिसको हम कहते हैं ओरल ट्रेडिशंस, जो लिखा तो कहीं नहीं है, अंकलित कहीं नहीं है, उसका प्रमाण भी और कहीं नहीं है। तो वो कौन सा प्रमाण है? वो हम कहते हैं वृद्ध वचन प्रमाण। जो हमारे पूर्वजों ने जैसा देखा उन्होंने उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको ट्रांसफॉर्म किया, जिसको आगे आगे परंपरा में प्रवाहित किया, एक तरीका वो भी है। तो इन सारे तरीकों के परिप्रेक्ष्य में ही इतिहास का आंकलन किया जाता है। जब हम भारतीय संगीत के इतिहास की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे सम्मुख क्या आता है कि वो एक ऐसी सभ्यता
सुदूर संस्कृति की ऐसी सभ्यता, जब कहते हैं कि कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर, जब कुछ भी नहीं था, न सत था न असत था, न भूम था न वायु था, न व्योम था, न अग्नि था, न तेज था, ऐसी स्थिति जब थी तो उस समय क्या था? उस समय कुछ नहीं था। तो जब कुछ नहीं था तो फिर कुछ कैसे हो गया? कुछ होने के लिए कोई कारण होना चाहिए। अगर कोई कारण नहीं है तो कोई कार्य नहीं होता। इसको सत्कार्यवाद कहते हैं। कोई कारण होना चाहिए तभी कार्य होगा, और अब कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई निमित्त या कोई कारण रहा होगा। तो ये सृष्टि जब हुई तो वो कैसे आ गई सत्ता में, उसका कोई कारण होना चाहिए, उसको कोई सोचने वाला होना चाहिए, कोई बनाने वाला होना चाहिए, कोई एक उसको धारण करने वाला होना चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में जब विचार करने लगे तो किसने विचार किया? अब विचार करने की भी तो एक सीमा है। किसने विचार किया? किसी ने विचार नहीं किया। बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। सृष्टि रच गई। सृष्टि में सब तरह के जीव आ गए, सब तरह की प्रकृति सत्ता में आ गई, और पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, और सभी तरह के 4 तरह के प्राणी, और पृथ्वी, आकाश, द्युलोक और सप्तलोक की कल्पना, सभी लोग आ गए। और उसके बाद कौन थे साथ में? एक जीव ऐसा आया जो चिंतनशील था। वो था मनुष्य। वो था मनुष्य। क्या कैसे हो गया? हम कहां से आ गए? हम क्यों आ गए? क्यों मनुष्य आ गया धरती पर? क्यों सारी चीजें आ गई? क्यों निर्माण हो गया? किसने निर्माण कर दिया? क्यों निर्माण कर दिया? ये सारे सवाल जो उठे, तो ये सारे सवाल इतिहास की ओर संकेत करते हैं कि हमें ऐतिहासिकता को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। लेकिन ऐतिहासिकता बताने वाला कोई था नहीं। उस समय जिन्होंने चिंतन किया वो ऋषि कहलाए। ऋषि मतलब री टू गो, जो सोच में बहुत आगे तक चले गए। जिन्होंने चिंतन किया वो बहुत आगे तक चले गए, वो ऋषि कहलाए। तो उन ऋषियों ने जैसा देखा वैसा उन्होंने क्या किया? अनुमान लगाया। क्योंकि उस समय ना तो काल है, न तिथि है, न दिशा है। ये ज्ञान तो अभी कुछ नहीं है। ये तो ज्ञान, काल का निर्धारण करना मनुष्य निर्मित है। जिस दिन से हम संडे कहेंगे, आगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आगे चलना शुरू हो जाएगा। 7 दिन का हफ्ता हमने बनाया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 12 महीने का कैलेंडर किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है। और ये काल कब से? आज से। मेरा जन्म अगर आज हो गया तो मरण तो निश्चित है ही है। तो ये कालखंड जो है, ये नापना किसने शुरू किया? ये मनुष्य ने ही नापना शुरू किया। जब तक नापा नहीं था तब तक तो अकाल है। तब तक इतिहास कैसे होगा? किसी ने नापा ही नहीं तो इतिहास कैसे होगा? तो वो एक बहुत बड़ा कालखंड जो है, वो अभी भी हम उसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव टाइम या अंधकार युग उसको कहा जाता है, कि उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। ना ऐसा कोई चिंतक ही था, ना ऐसा कोई संकलन करता ही था, ना ऐसा कोई जिसने लेखन का ही कोई साधन था, ना ऐसा कोई स्कूल था जिसमें उसको प्रिजर्व रखा जाता और उसको पढ़ाया जाता। तो ये जिज्ञासाएं कहाँ शांत होती हैं? जब हमारे पास साहित्य आता है। तो आज हमारे पास जानने का इतिहास को सबसे अगर कोई सशक्त माध्यम है तो वो साहित्य है। और साहित्य भी अगर देखा जाए तो कौन देश में कौन साहित्य रचा गया, कौन साहित्य पूर्व है और कौन साहित्य पर है, बाद का कौन सा है, इसको जानने के लिए क्या क्या चाहिए? पूर्व पर साहित्य को जानने के लिए भी लिंग्विस्टिक्स, भाषा, भाषा के अर्थ, भाषा का विज्ञान,
उसका उच्चारण, उसकी मॉर्फोलॉजी, है ना, ये सारी चीजें चाहिए। तभी तो पता चलेगा कौन ग्रंथ पहले का है, कौन ग्रंथ बाद का है। नहीं तो रामायण पहले थी या महाभारत पहले थी, इस बात का ही निर्णय नहीं हो पाएगा। तो काल जैसे जैसे घटा, वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे कुछ ग्रंथ रचे गए, वैसे वैसे कुछ साहित्य रचा गया। ग्रंथ तो हम उसको जब ग्रंथन कर देते हैं तब कहलाता है, अगर वो मुक्त अवस्था में है तो वो काव्य कहलाता है, वो साहित्य कहलाता है। तो जो साहित्य पहले पहले रचा गया, जो आज हमें उपलब्ध है, हो सकता है बहुत से साहित्य रचे गए हों, हो सकता है चीन में भी कोई साहित्य रहा हो सकता है यूनान में कोई साहित्य रहा हो सकता है मेसोपोटामिया में, रोम में, है ना, और मिस्र में कोई ना कोई साहित्य रहे हो सकता है, लेकिन उसकी उपलब्धि नहीं है। या तो वो संरक्षण नहीं हुआ, या वो काल कवलित हो गया, और या वो रचा ही नहीं गया। कोई उसका तर्क हमारे पास नहीं है आज उसको कहने के लिए, लेकिन अभाव है ये हमें मालूम है। किसी भी भाषा में, किसी भी देश का कोई भी प्राचीन ग्रंथ या कोई भी प्राचीन साहित्य हमें प्राप्त नहीं होता। जहां पे हमारी नजर जाती है, जहां पे हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास जहां आकर के टिकता है, वो आता है हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त। आर्यवर्त नाम है इसका, ब्रह्मवर्त नाम है, कि जहां ज्ञान का प्रथम उद्घाटन हुआ। तो वो ज्ञान का जहां प्रथम उद्घाटन हुआ, वो कौन जगह है? वो आर्यवर्त है। आर्य मतलब जो अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ होकर के सोच सकता है। प्राणी तो सारे हैं, पशु है वही मनुष्य, मनुष्य भी पशु है, लेकिन वो क्या है, उसको चिंतन है, वो सोच सकता है, इसलिए वो आर्य है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो ऐसा श्रेष्ठ जो स्थान है, वो कौन सा स्थान था? वो आर्यवर्त ही कहलाया, जिसको हम आज भारतवर्ष कहते हैं। तो इसी भूखंड पे, भारतवर्ष के भूखंड पे ये जो रचना हुई, तो वो ज्ञान के जो रचे गए भंडार, वो कहलाते हैं वेद। वेद शब्द है ज्ञान का वाचक। विद टू नो, विद धातु से बना है वेद। विद टू नो मतलब कि जानना, तो जिसके द्वारा जाना जाए, दोनों चीजें, या जिसको जाना जाए, जिसके द्वारा ज्ञान का साक्षात्कार हो। तो ये वेद जो थे, ये हमें सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं, और आज तक इससे पूर्व क्योंकि कोई साहित्य प्राप्त नहीं होता, इसका समकक्ष भी साहित्य कोई प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये मानना पड़ता है कि भारतीय संगीत का, भारतीय कलाओं का, भारतीय सभ्यता का जो विकास हुआ है, वो वैदिक पृष्ठभूमि में ही हुआ है, वो वेदों के काल से ही हुआ है। ऐसा कालखंड जिसमें वेदों की रचना हुई। तो वेद जो है वो एक दिन में रचे जाने वाली चीज नहीं है, एक व्यक्ति के द्वारा रचे जाने वाली चीज नहीं है। वेद एक्चुअली चिंतन है, जिसको के बहुत वर्षों तक ऋषियों ने सोचा, समझने की कोशिश की, और फिर उसको प्रकट करने की कोशिश की, अभिव्यक्त करने की कोशिश की। ये जो अभिव्यक्ति आई, ये पहले निविद मंत्रों के रूप में आई। पूर्ण रूप से कोई मंत्र पहले एकदम ऐसे ही कविता नहीं बन जाती, एकदम ऐसे ही कोई प्रोज नहीं बन जाती, एकदम ऐसे ही कोई गाना नहीं बन जाता। कोई ट्यून आती है, कोई ट्यून बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर स्थाई अंतरा, ऐसे करते करते सब कलाकार हैं। कोई भी रचना एक समय में एक साथ ऐसे आकर के उद्घाटित नहीं हो जाती, या समक्ष रूप में, हमारे समक्ष समग्र रूप में खड़ी नहीं हो जाती, स्पष्ट नहीं हो जाती, अभिव्यक्त नहीं हो जाती। तो ये जो पहले छोटी छोटी सोच थी, वो मंत्र कहलाए। और हमारा म्यूजिक भी जो पहला वाला था, वो क्या कहलाए? वो प्रिमिटिव म्यूजिक कहलाया। प्रिमिटिव में कौन सी ध्वनियां थी? बहुत साधारण ध्वनियां थी, येन, यो, हेन, हो, औ, ओ, इस तरह की ध्वनियां, वॉवेल्स जिसमें ज्यादा इस्तेमाल होते थे, आ, उ, ई। तो जो स्वाभाविक पीड़ा
या आह्लाद के वक्त में जो स्वर निकलता है, तो वो आमतौर पे वो वॉवेल्स ही थे, वॉवेल ध्वनियाँ वो थी पहले आई। तो उन्हीं ध्वनियों को जो उच्चारण था वो हमारा, जो हमारी कला का रूप है, जो ऐतिहासिक रूप है, वो रहा होगा। लेकिन इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, इसका कोई आकलन नहीं है, इसका कोई साहित्य नहीं है। ऐसा ग्रंथ नहीं मिलता जिसमें ये कहा हो कि ये येन यो हेन हो या आ ओ ऐ, ऐसी ध्वनियां रही हों। ये लोगों ने अंदाज लगाया है कि जितना उच्चतम साहित्य जो वेद के रूप में प्राप्त होता है वो अपने आप नहीं है, उसके पहले एक निविद मतलब छोटा छोटा फॉर्मूला, एक कोशिश की गई होगी। तो उन ध्वनियों से खुशी भी व्यक्त की होगी, उन्हीं ध्वनियों से दुख भी व्यक्त किया होगा, उन्हीं ध्वनियों से संकेत के साथ साथ कुछ संकेत चिन्ह होंगे, कुछ ध्वनियां होंगी, उससे अपने भावों को प्रकट करके एक कम्युनिकेशन की भाषा बनी होगी। तो ये जो पहला कम्युनिकेशन की भाषा बनी होगी, ये पहला आर्ट था, ये पहली कला थी। इसके सिद्धांत वही थे कि चिंतन और अभिव्यक्ति, चिंतन करना, महसूस करना और फिर उसको अभिव्यक्त करना। तो जब तक ऑब्जर्वेशन होती है पहले, फिर उस पर चिंतन होता है, फिर उसका अभिव्यक्तिकरण होता है। तो ये 3 स्टेजेस जो है, ये प्रिमिटिव टाइम में जब हुई, तो उस समय संगीत की या किसी कला की, हो सकता है लोग पृथ्वी पर कोई चित्र भी उकेरते हों, हो सकता है किसी शिला को देख करके कुछ अंदाज भी लगाते हो कि ये मनुष्य की आकृति की तरह का है या पशु की आकृति की तरह का, हो सकता है ऐसा करते हो। ये खाली अनुमान प्रमाण है, ये वास्तविक प्रमाण नहीं हो सकता। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, वो इसलिए कि उसके बाद जो हमें शिष्ट साहित्य मिलता है एक तरह का, उसका ये एक कारण रहा होगा, उसके पीछे ये एक लंबी प्रक्रिया चली होगी। अब वो काल कौन सा था? वो काल निर्धारण का कोई पैमाना नहीं है। जब पृथ्वी सूर्य का अंश है, जब पृथ्वी अलग हुई होगी सूर्य से, तो बरसों लगे होंगे इसको ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडी हुई होगी फिर इस पे वनस्पतियां आई होंगी। जब इस पे वनस्पतियां आई होंगी तो जनजीवन भी शुरू हुआ होगा। लेकिन वो विकास वो किस काल का है? वो बहुत ही अति प्राचीन काल का है। वो हमारी ABC या 1 2 3 वाली फिगर में कहीं आता नहीं है। हम जिसकी बात कर सकते हैं वो मैं बता रही हूं कि वो वेद है। अब वेद का समय भी अंग्रेजों ने तो कह दिया कि ये 1200 साल पुराना है, कि 200 साल के उन्होंने 6 स्लैब्स बनाए, और मैक्स मूलर वगैरह ने कहा ये कोई ज्यादा पुराना नहीं है, ये 1200 BC। 1200 BC का मतलब क्या है कि 3000 साल, मतलब 2000 साल ये देखिए और 1200 वो देखिए, तो 3500 साल पुराना इतिहास तो नहीं हो सकता। जबकि 3102 BC टाइम जो है वो महाभारत में वेद व्यास ने इंगित किया हुआ है कि 3102 BC में जो महाभारत आज हमें उपलब्ध होती है 1 लाख श्लोक वाली, उसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने जो की थी, तो वो 3102 BC अगर वो है, मतलब क्राइस्ट के 3102 लगभग 3000 साल पहले, तो उसके बाद ये 2000 साल और बीत गए, तो 5000 साल पुराना तो महाभारत ही है। तो 1200 और 1300 साल और BC के 200 साल, ये 3000 साल का तो इतिहास हमारा नहीं। 5000 साल की तो हमें महाभारत हमारा पूरा निर्धारित समय के आधार पर मिलती है। और उससे पहले रामायण है, उससे पहले जो वैदिक साहित्य है, जिसको हम पूर्व वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य 2 कालखंडों में नापा गया है। तो वो इतना सब जो है वो 100, 200, 50, 60 साल की बातें नहीं है, ये युगों युगों की बातें हैं।
तो ऐतिहासिक क्रम हमारा सबसे प्राचीन है और सबसे ज्यादा क्रमवार है, सिस्टमेटिक है। तो इसको हम काल क्रम से अगर हम तिथि निर्धारण करने में अगर उतने सक्षम नहीं भी होते हैं, बिकॉज हमारे भारतीयों के विषय में कहा जाता है कि हम लोग इतिहासकार अच्छे नहीं हैं, वी आर नॉट द वेरी गुड हिस्टोरियंस, हम लोग इतिहासकार अच्छे नहीं हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनके कहीं काल का पता नहीं है, यहां तक कि लेखक ने अपना नाम भी नहीं दिया, लोग परंपरा से ही जो है वो लिखते चले गए और जोड़ते चले गए। कुछ ऋषियों के मंत्रों का पता चलता है कि उसके ऋषि का नाम है, कहीं कहीं वैकल्पिक ऋषि मिलते हैं। कुछ कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन पे कोई नाम ही नहीं है, अज्ञात लेखक हैं जिनके। तो ऐसे में समय देना, अपना नाम देना, तो ये हो सकता है उस समय अच्छा न भी समझा जाता हो कि परंपरा के साथ ही लोग जुड़ करके चलना चाहते हों, ऐसा भी मान्यता हो सकती है। तो इसलिए हम इसको 2 साल, 4 साल, 5 साल या 2 शताब्दी, 4 शताब्दी ऐसा करना कठिन है। लेकिन परवर्ती काल में जो विद्याएं विकसित हुई उसमें एक विद्या विकसित हुई जिसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब है कि ये जितने नक्षत्र हैं, जितनी ज्योतियां हैं, जितने भी ग्रह हैं, इनके आधार पर जो काल गणना की जाती है, इनके आधार पर जो समय निर्धारण किया जाता है कि सूर्य की गति इतनी है, चंद्र की गति इतनी है, बृहस्पति की गति ऐसी है, पृथ्वी की गति कैसी, तो इन गतियों के समीकरण से जो सिद्धांत निकले उसके आधार पर लोगों ने प्राचीन समय की काल गणना की कि किसी समय पुनर्वसु नक्षत्र में प्रारंभ होता था युग का, किसी समय बसंत संपात से होता था, किसी समय अदिति नक्षत्र से होता था। तो इस तरह से जो काल गणनाएं लोगों ने की, उस हिसाब से जो समय निर्धारित हुआ है इतिहास का, उनमें 2 लोग हैं मुख्य रूप से, 2 लोग मुख्य रूप से हैं। एक का नाम है हमारे भारतीय वैज्ञानिक ऋषि चिंतक, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। लोग इनको फ्रीडम फाइटर के नाम से जानते हैं, ऐसा नहीं, ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े शास्त्र के जानकार थे। तो बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे एक पत्रिका छपी थी ओरायन, तो जर्मन के विद्वान थे याकोबी। इन्होंने जब वैदिक स्टडीज मॉडर्न युग में शुरू हुआ, अब देखिए मॉडर्न युग में पुराने इतिहास का समय निकाला जा रहा है। ये मैंने जो डेटोटोरस की भी बात की है, तो ये भी कोई बहुत पुराने नहीं है, ये भी मध्य युग 18वीं शताब्दी के ही हैं ये भी। तो इतिहास लेखन का, इतिहास बनाने का ये क्रम बना ही क्या है, ये मध्य युग से ही ये प्रवृत्तियां जो हैं वो आई, क्योंकि तब ये जो ब्रिटिश और ये सब सत्ता में आ गए थे। ये सब देश तो सबने अपना अपना इतिहास लिखने की कोशिश की। तो इन्होंने भारतीय इतिहास को, भारतीय परंपरा का, जिसमें विशेषकर वेदों का समय जो है निकालने की कोशिश की, क्योंकि हमारा इतिहास वेदों से अनुप्राणित है। तो उस इतिहास को उन्होंने क्या कहा कि ये 40,000 साल पुराना है। ज्योतिष के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने जो समय निर्धारित किया, तो वो कहा कि ये 40,000 साल पुराना है। तो मैं उस गणना में तो नहीं पढ़ूंगी, इसकी कैलकुलेशंस हैं हमारे पास, आप पढ़िएगा बाल गंगाधर तिलक का साहित्य तो आपको मालूम होगा। और दूसरा याकोबी थे, तो उन्होंने उसी समय एक जर्मन से पत्रिका निकलती थी ओरायन, तो जिस समय इन्होंने हिंदुस्तान में ये घोषणा की कि वेदों का समय ये है, ऐतिहासिकता हमारी इतनी प्राचीन है, और उसी समय याकोबी ने भी, क्योंकि जर्मन में वैदिक स्कूल जो था, वैदिक स्कूल ऑफ वैदिक स्टडीज जो निर्धारित बना था, उसमें जर्मन विद्वानों ने भी काम करना शुरू किया, तो वो भी ज्योतिष से प्रभावित हुए, लेकिन उनकी कैलकुलेशन अपने हिसाब से हुई। तो याकोबी ने जो ओरायन में पत्रिका में छापा वेदों का समय, और जो बाल गंगाधर तिलक ने हिंदुस्तान में छापा, जब पढ़ने में आया तो दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों का मैच कर गया समय। दोनों ने अलग अलग कैलकुलेशन,
अलग अलग संस्कृतियों के लोग थे, लेकिन जब उसको तुलना की गई तो लगभग समय जो था वो 40,000 साल पुराना था। तो आज हम इन दो विद्वानों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ये कह सकते हैं कि भारतीय संगीत, कला, साहित्य, राजनीति, जितनी भी तरह की भारतीय विज्ञान, कला, जो जितने भी तरह की हमारी विद्याएं पनपी हैं, उन सब का इतिहास क्या है? उन सब का इतिहास एक मूल है। वो क्या है? वेद। और वो आज से 40,000 साल पुराना अवश्य है, ये ज्योतिष की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अब मतलब हमें कोई कहे अगर कि हमारा इतिहास कहाँ से शुरू होता है, संगीत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, तो प्रामाणिक तथ्य ये जो है, इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। अब क्या क्या चीजें कैसे कैसे क्रम बना, उसी के हिसाब से फिर हमारे आचार्यों ने उसका क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले निविद मंत्र, मैंने जो कहा है कि वो छोटे छोटे मंत्र थे और वो पूर्ण नहीं थे, वो आधा है, जैसे स्वाहा है, स्वधा है, इस तरह के छोटे छोटे वाक्य जो हैं, कल्याणकारी वाक्य पहले बने। और फिर जैसा जो चिंतन हुआ ऋषियों का, तो उन्होंने 3 तरीके से मंत्रों को, मंत्र मतलब मनन करना, तो 3 तरीके से मनन करके जो कहना शुरू किया वो मंत्र कहलाए। इसलिए ऐतिहासिकता भी कहाँ से शुरू होती है? मंत्रों से शुरू होती है। तो पहला काल मंत्र काल है, वेद काल भी नहीं है। पहला काल मंत्र काल है, जब मंत्र रचे गए, किसी ने कहीं रचा, किसी ने कहीं रचा। और भारत को ये नहीं है कि यही टुकड़ा है भारत, भारत बहुत विशाल भारत था, जितना भी भूखंड था वो भारत ही था पहले। बाद में कुछ समुद्र बनते गए और समुद्रों से पृथ्वी निकलती चली गई, द्वीप बनते चले गए, लेकिन ये मंत्रों का काल जो है ये सबसे प्राचीन काल है और उसका जो स्थान है वो भारतवर्ष ही है। मूल स्थान उसका हिमालय है, क्योंकि सबसे पहले जब पृथ्वी प्रकट हुई थी तो वो हिमालय से ही, अगर आपने कामायनी पढ़ी है तो उसमें प्रलय काल के बाद जब पृथ्वी निकलती है तो उस समय मनु और मनाली, ये मनाली का स्थान कहा है और मनु उसके जो है वो पहले विचारक ऋषि कहे गए हैं। अगर किसी ने पढ़ी होगी कामायनी, जयशंकर प्रसाद का काव्य है ये, पढ़िएगा अवश्य। उसमें लिखा है, मैं छोटा सा बंद सुनाती हूँ आपको। उसमें है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर था हिम। हिमालय की स्थिति है, नीचे जल था, ऊपर था हिम, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2-4 खड़े। अब देवदारू वेजिटेशन उस समय की सबसे प्राचीन है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू जो 4 खड़े, हुए हिमधवल जैसे मुखरित, तनकर अकड़े रहे खड़े। तो बारिश भी हुई, हिम भी स्खलन हुआ, जो भूमि थी वो निकलने भी लगी, तो वो स्थान कौन सा था? वो पहला मानव मनु था और फिर वो मनाली थी। अंग्रेजों ने उसे एडम और ईव, जो कई कई तरह की संज्ञा अपने अपने ढंग से बखान किया। तो ये सारी क्या है? ये कथाएं हैं। इतिहास में 2 चीजें मैंने बताई ना, एक तो तथ्य हैं और दूसरा क्या है? धारणाएं हैं। तो ये धारणाओं पे ज्यादा इतिहास टिका हुआ है, क्योंकि तथ्यों का आकलन साहित्य के माध्यम से ही हुआ है। अब वो मंत्र तो हिमालय की गोद से लेकर के, तभी कहते हैं नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, त्वाम अहम प्रार्थये देवी विद्यादानं च देहि में।
तो ये सरस्वती कहाँ प्रकट हुई है? कश्मीर पूर्ववासिनी, कश्मीर में ही प्रकट हुई है, हिमालय की तराइयों में ही प्रकट हुई है। सारा ज्ञान विज्ञान ये सब केंद्र कौन है? हिमालय ही है। और जैसे जैसे धरा निकलती चली गई, पानी उतरता चला गया, वो चाहे वो दक्षिणी भाग हो, चाहे वो पश्चिमी भाग हो, चाहे वो उत्तरी भाग हो, चाहे आज का पाकिस्तान हो, अफगान हो, बलोचिस्तान हो, ये सब भारत ही है। चाहे इधर का श्याम हो जो पुराना बर्मा है, चाहे उधर का सिलोन हो जो आज का लंका है। तो ये सब प्रांत जो है, ये सारी जगहें जो है, ये सारी जो है, ये सब वेद का ही प्रचार सब जगह था, वेद ही सब जगह था। तो अब वो जो मंत्र रचे गए, उन मंत्रों का दो चीजें हैं, एक तो उनमें भाषा है और दूसरा उनमें सब्जेक्ट मैटर है। तो भाषा की तौर पर हम विकास देखेंगे ऐतिहासिक, और दूसरा सब्जेक्ट मैटर के तौर से, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है वो धारणाओं को बताने वाला होगा। हमारे कंसेप्ट क्या थे, क्या सोचा, क्या मन में किसी के व्यक्ति प्रति धारणा बनाई, ये सब बताने वाला कौन है? ये इतिहास बताने वाला और कोई नहीं, वैदिक मंत्र हैं, ये वेद है। तो जिसको वेद पुस्तक के नाम से आज हम जानते हैं, वस्तुतः वो पुस्तक नहीं है, वो ज्ञान के भंडार मंत्र रूपी संकलित सामग्री है। उन मंत्रों में 3 तरह के मंत्र हुए, क्योंकि वो वाणी से अभिव्यक्त हुए थे। मंत्र मतलब सोचना, विचार करना। अब जो विचार किया गया वो 3 तरह से अभिव्यक्त किया गया। तो 3 तरह से अभिव्यक्त करने का मतलब